सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हम। आपको बताएं संसाधन, जैविक और अजैविक संसाधन 16 नंबर हमारा अध्याय है। तो हम पशु संसाधन पढ़ रहे थे, उसमें कमजोरी कौन से क्षेत्र का आवाज देते हैं और कौन कौन से पालतू पशु हैं, इनके बारे में सारी विस्तृत चर्चा कर ली और जहाँ तक आपने इसको दोबारा पढ़ भी लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात उसकी करता हूँ कि इसके उपाय क्या होंगे। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय देखो। भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु 20% होते हुए भी दूध व मांस का तुलनात्मक बहुत कम है। जितना देखे ना उतना दूध और मांस पैदा नहीं होता। अतः भारत में पशु संसाधन विकास हेतु निम्नलिखित उपायों को अपना कर सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सके। पशुओं के पौष्टिक व पूर्ण आहार के लिए उत्तम चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सिंचाई द्वारा वर्ष भर हरा चारा उगाकर पशुओं को खिलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी पौष्टिक आदत है हरा चारा। अगर उनको मिलता रहे ना तो सबसे बड़ी बात होती है। सरकार द्वारा पशुपालकों को कम कीमत पर पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा देखो, भारत में अधिकांश जनसंख्या 69% गांवों में निवास करती है। तो क्लियर है, यहाँ भी किसी भी योजना की सफलता के लिए उसे ग्रामीण स्तर पर पहुंचना नितांत आवश्यक है। यानी कोई भी योजना चलती है तो बहुत मुश्किल होता है कि ग्रामीण क्षेत्र तक योजना जाती है। अतः गांव के पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर संकर प्रजनन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारना आवश्यक है। बीमार पशु चिकित्सा के लिए अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता। अब ऐसे तो है नहीं भी मनुष्य है और कहीं भी चढ़ के बस में वगैरह गाड़ी में लेके कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। बीमार पशु हो जाता है तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिए। अपने गांव में देखना, हर गांव में पशु चिकित्सालय है, लेकिन ढंग का ना कोई डॉक्टर है ना बात। पहली बात तो वो डॉक्टर आता ही नहीं है। डॉक्टर आ जाएगा तो उसके पास दवाई नहीं होती है, दवाई नहीं होती है तो उसके कोई इलाज करना नहीं आता है। ऐसे ऐसे सिस्टम है ना, ये तो आप भी जानते हो। इन चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान और पशु रोगों की रोकथाम के टीके और बीमारियों की दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के तरीकों का गांव-गांव में प्रसार किया जाए। उन्हें बताया जाए पशुओं की देखरेख और उनके सबके बारे में, जिससे कम पशुओं से ही अधिक दूध, मांस, ऊन प्राप्त की जा सके। इस प्रकार कम परिश्रम से अधिक आय प्राप्त कर पशुपालन को लाभप्रद व्यवसाय बनाया जा सकता है। ये तो हमारा जैविक संसाधन का एक पूरा हो गया पशु संसाधन। अब हम पढ़ते हैं वन संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में वन महत्वपूर्ण संसाधन है भाई। मानव आदिकाल से ही वनों पर आश्रित रहा है, ये क्लियर है, क्योंकि वनों से हर प्रकार की चीज प्राप्त होती है। भारत में वृक्षों का देवता मानकर पूजा की जाती है वनों। वृक्षारोपण एक पुनीत कार्य माना जाता है, यानी पुण्य का कार्य माना जाता है। इसलिए लोग अपने घर के आंगन में नीम और जामुन आदि के पेड़ लगाते हैं। आपको पता, 1952 में घोषित वन नीति के अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए। 33% भाग होना चाहिए, वन नीति लागू कभी 33। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, क्योंकि अब जैसे कहीं सड़कें बनेगी, सड़कों के बीच में कहीं वृक्ष आ गया ना, काट दिया। कहीं घर भवन वगैरह बनाना है, बीच में वृक्ष आ गया, काट दिया, लेकिन दोबारा नहीं लगाया जाता। नियम तो ये होता है कि एक वृक्ष तोड़ो, 5 वृक्ष लगाओ तो कामयाबी। और एक तोड़ने के बाद एक ही नहीं लगाते घर पे, क्या कचरा फैल जाएगा और ये हो जाएगा। पुनः उतनी मात्रा में वन विकसित नहीं कर सकने के कारण वन क्षेत्र घटकर 2001 में 19.40% रह गया। अभी देखो 33 चाहिए, 19.40, आधा आ गया मान के चलो। सरकार के प्रयासों और जन चेतना से इसमें वृद्धि होकर सन 2015 में 21.34 पर आ गया। अभी ये भी ठीक है कुछ। वन विनाश के कारण क्या है? तो भारत में घटते वन क्षेत्र के लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं। जैसे पहला देखिए, वन विनाश के कारण कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा ना, आपके खेत है, आपने देखा होगा खेत जहाँ वृक्ष खड़ा है ना, खेजड़ी वृक्ष को छोड़कर जहाँ वृक्ष खड़ा है ना, उसके आसपास क्षेत्र में फसल होती नहीं। आम का वृक्ष लगा लो, बबूल लगा लो, शीशम जिसको टाली कहते हैं वो लगा लो, कोई तो किसान क्या करता है, उसको हम काट देते हैं। काटते नहीं क्योंकि कितनी क्षेत्र में वहाँ फसल होती नहीं, बस अपने स्वार्थ के लिए उसको काटते हैं। तो देखिए, देश की जनसंख्या 1981 में 63.33 करोड़ थी। 2001 में 1 अरब 2 करोड़ हो गई और अब तो 2011 में 1 अरब
21 करोड़। और अब 2021-22 की जनगणना होगी तो उसमें तो मान के चलो आप 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ से पार चली जाएगी, 35 के आसपास। इस प्रकार द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक अन्न उत्पादन की तो आवश्यकता होगी। इसे कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई और वन क्षेत्र लगातार घटता गया। जैसे मान लो आपके दादाजी थे, दादाजी के पास 10 बीघा जमीन थी और अब वो 10 बीघा जमीन आपके पापा, मान के चलो आप 4 भाई थे, 2.5 बीघा आ गई। आपके पापा के आप 2 पुत्र हो, आपको कितनी आई? तो आप पेड़ लगाओगे कि फसल उत्पादित करोगे? तो ये सिस्टम हो गया। ठीक है, तो लगातार वनों की अंधाधुंध कटाई की गई और वन क्षेत्र लगातार घटता गया। 2 नंबर आता है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण व शहरीकरण हुआ, इसलिए औद्योगिक इमारतों, आवासीय कॉलोनियों, व्यापारिक केंद्रों, मकानों, कार्यालयों, संस्थाओं, सड़कों और मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। मैंने अभी बताया था, सड़क बनाओ, बीच में कोई आ गया उसको काट दिया। कहीं संस्था बनानी है, पेड़ को तो काटा ही जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता। फिर देखिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई की जाती है। रेल मार्ग निकालने, रेल के डिब्बों, स्लीपरों, राजमार्गों, जहाज बनाने, फर्नीचर, भवन निर्माण, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए वनों को शीघ्र नष्ट किया गया है। अनियंत्रित चराई, प्राकृतिक हरे चारे की कमी आने पर पशु पक्षियों की नीची टहनियों को खा जाते हैं, खाते हैं ना, भेड़ बकरियां हो या कोई बड़े जानवर हो। और अधिक ऊंचाई वाली टहनियों को पशुपालन काट कर पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं के खुरों से नए छोटे पौधे दबकर टूट जाते हैं। इस प्रकार अनियंत्रित और बेरोक टोक चराई से वन धीरे धीरे कम होते गए। स्थानांतरित कृषि प्रणाली, स्थानांतरित जानते हो ना, कृषि का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो जूमिंग कृषि जिसको कहते हैं वो की जाती है। ठीक है, तो उससे क्या, वृक्षों को काट के एक जगह से दूसरे स्थान पर वृक्षों को काटा जाता है। तो नागा जनजाति द्वारा, ये नागालैंड वगैरह इधर पूर्वोत्तर भारत में है हमारे ज़्यादातर। ठीक है, जूमिंग कृषि और बिलों द्वारा दहिया कृषि की जाती है, दहिया कृषि जिसको कहते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है इसमें 3 से 4 वर्ष बाद स्थान बदलकर कृषि करने के लिए वृक्षों की कटाई करने से तीव्र गति से विनाश हुआ है। अन्य कारण भी है, जैसे बड़ी व बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का विकास, सरकारी नियमों की अवहेलना, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, सत्ता का दुरुपयोग, बढ़ता खनन क्षेत्र, वृक्षों में कीड़े व बीमारियां लगना, दावानग्नि, दावाग्नि मतलब होता है जंगल में आग लग जाती है, आदि कारणों से वन नष्ट होने से वन क्षेत्र तीव्रता से घटता गया। अब देखिए वितरण कहाँ कहाँ वन है। भारत की विशालता के कारण यहाँ जलवायु, उच्चावच और मिट्टी की विभिन्नता पाई जाती है तथा देश में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, कहने का मतलब कि 0 डिग्री से यहाँ पे जो उष्ण दक्षिण भारत है ना हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से प्रभावित है, जहाँ 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा और 28 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान रहता है और इस प्रकार के हमेशा हरे भरे रहने वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय के तराई प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण भाग, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तट पर महाराष्ट्र से केरल तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पर्याप्त वर्षा और उच्च ताप के कारण लंबे और शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं। इनकी लकड़ी कठोर और काले रंग की होती है। वृक्षों की लंबाई सामान्यतः 40 से 60 मीटर तक होती है। वृक्षों के बीच में विभिन्न प्रकार की लताओं, झाड़ियों और छोटे पौधों की दिखता दलदल और धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से इन वनों का विदोहन करना अत्यधिक कठिन और व्यय साधन है। इन वनों में एक स्थान पर एक जैसे वृक्ष नहीं मिलकर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जैसे मुख्य वृक्ष लोहा, लोहे काष्ठ, महागनी, गट्टा पारचा, इबोनी, तून, नारियल, ताड़, रबड़, सिनकोना, बांस, साल, जंगली आम, गुर्जन, तुलसर, बैंत, चपलासा आदि वृक्ष और कई तरह की लताएं पाई जाती है। फिर मानसूनी या पतझड़ वन, यानी जिसके पत्ते गिरा देते हैं जो, ये वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा तथा
26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वनों की पत्तियां झड़ जाने के कारण इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। इनमें वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 20 से 45 मीटर होती है। वृक्षों की कम सघनता से इनके बीच घास उग जाती है। इन वन क्षेत्रों तक यातायात के साधनों का विकास हो गया। इनकी लकड़ी अधिक कठोर नहीं होती। इन वन संसाधनों का विदोहन सरलता से किया जा सकने के कारण इनका क्या है, अत्यधिक महत्व है। मानसूनी वनों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। हिमालय के बाहरी व निचली ढालों पर, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम। मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक का अर्ध पठारी भाग, केरल के पूर्वी शुष्क भागों में कुमारी अंतरीप तक, और पूर्वी घाट के दक्षिण भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इनके मुख्य वृक्ष मानसूनी पतझड़ के सागवान, साल, शीशम, चंदन, रोजवुड, कुसुम, बांस, पलास, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दू, इबोनी, आम, जामुन, सीरस, महुआ, पीपल, बरगद, खेर, सेमल और गुलर आदि। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वन, इन वनों की क्या खासियत है। तब तक आप इसको यहाँ तक पढ़ना।